दोस्तों आज एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी कामयाबी से पूरी दुनिया वाकिफ है और आज इस बंदे के स्ट्रगल से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। कोई जिंदगी में कितनी मुसीबतों से गुजर सकता है, इस बात का ये बंदा जीता जागता एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रैप गॉड एमिनेम की, जिनका असली नाम मार्शल ब्रूस मैथर्स है। दोस्तों कुछ लोगों का स्ट्रगल जवानी में आके शुरू होता है, तो कुछ लोगों के नसीब पे बचपन से ही मुसीबतों का राज होता है और एमिनेम उन्हीं में से एक थे। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माँ केवल 17 साल की थी और उनके पिता उनके पैदा होने से पहले ही दुनिया से चल बसे थे। घर के हालात बदतर थे और इसी वजह से एमिनेम को एक साल में 2 से 3 बार अपना स्कूल तक चेंज करना पड़ा। बचपन में कभी भी एक स्कूल में ना रहने की वजह से उनके कभी दोस्त नहीं बने। वैसे तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो पढ़ाई में भी इतने कुछ खास नहीं थे, पर उन्हें इंग्लिश से बचपन से ही प्यार था। वो अपनी वोकैबुलरी का नॉलेज बढ़ाने के लिए खुद को डिक्शनरी में बिजी रखते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से ये बंदा 9th क्लास में 3 बार फेल हो गया और आखिरकार स्कूल भी छोड़नी पड़ी। अब सवाल था खुद का पेट कैसे भरेंगे और इसीलिए ये बंदा जो भी काम मिले वो करने लगा। जब एमिनेम अपने टीनेज में आए तभी उनका सामना रेसिज्म से हुआ। आगे जिस शहर में वो रहे वहां पर भी उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। और हाँ, यहाँ पर आपका एक मिथ क्लियर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ब्लैक स्किन लोग ही रेसिज्म का शिकार बनते हैं तो आप गलत है, क्योंकि जिस शहर में एमिनेम रहते थे वहां डार्क स्किन लोगों की चलती थी और यहाँ रेसिज्म का शिकार बनते थे गोरी चमड़ी वाले लोग। एमिनेम भी कई बार इसके शिकार हुए, उनको कई बार बुली किया गया, पीटा गया। और तो और एक लड़की ने इसी रेसिज्म के चलते एमिनेम को इतना पीटा कि वो 7 दिनों तक कोमा में चले गए। जब एमिनेम 9 साल के थे तब से उनको ये सब झेलना पड़ रहा था। उन्होंने एक बार एमिनेम का नाक भी फोड़ा था और हद तो तब हो गई जब एमिनेम टॉयलेट यूज कर रहे थे, तब उनको पीछे से बहुत मारा गया। इतना कि आगे के कुछ घंटों तक वो वहीं पर खून से लथपथ पड़े रहे। डॉक्टर्स ने उनकी मां को यहां तक बताया था कि एमिनेम के रिकवर होने के चांसेस अब ना के बराबर है, पर डेस्टिनी शायद कुछ और ही चाहती थी। एमिनेम ठीक तो हो गए, पर नाइटमेयर्स, ट्रॉमा, हेडेक, इन जैसी तकलीफें होने लगी। दिमाग पे लगी हुई भारी चोट की वजह से उनको खुद की हर एक स्किल को रीडेवलप करना पड़ा और तब जाके ये बंदा रैप करने लगा। एमिनेम पहला व्हाइट स्किन बंदा है जिसने रैपिंग करना शुरू किया। असल में हिप हॉप की शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी और रेसिज्म ही हिप हॉप पैदा होने का सबसे बड़ा कारण था। अफ्रीकन अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कम्युनिटी ने ही हिप हॉप चालू किया था। उनके स्किन टोन में काफी फर्क था। स्लेवरी, रेसिज्म का शिकार हुए इन लोगों को बोलने का तक हक नहीं था। तब इन लोगों ने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट का सहारा लिया और इससे हिप हॉप का जन्म हुआ और रैपिंग इसी हिप हॉप का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। जब डार्क टोन लोगों को यह पता चला कि एमिनेम रैप करते हैं तब एमिनेम की मुश्किलें और बढ़ी। तब ब्लैक स्किन लोगों की सोच ये थी कि रैप करना सिर्फ उनका हक है और इन्हीं मुश्किलों में उनके अंकल रॉनी हमेशा उनके साथ थे। उन्होंने ही एमिनेम को पहली बार रैप की सीडी दी थी। वो एमिनेम के लिए हमेशा एक मोटिवेशन रहे, पर आगे जाके उनके अंकल ने भी आत्महत्या कर ली। एमिनेम को इसका काफी सदमा पहुंचा, पर फिर भी इन्होंने अपना रैप करना नहीं छोड़ा। कई मुसीबतों और बड़ी मेहनत के बाद एमिनेम ने अपना फर्स्ट एल्बम इनफाइनाइट रिलीज किया, पर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और दिक्कतें तब बढ़ी जब इन सबके चक्करों में उनका जॉब भी छूट गया। स्ट्रेस की वजह से इस बंदे ने सुसाइड करने तक की कोशिश की। दोस्तों यकीन मानिए, जिन्हें सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से जानती है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। 1997 में जब एमिनेम ने एक रैप कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसमें उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल कर ली। 1999 में फेमस आर्टिस्ट डॉक्टर ड्रे ने एमिनेम के काम से खुश होकर उनके साथ एक एल्बम बनाया जिसका नाम रखा गया द स्लिम शेडी और तभी से एमिनेम का दौर शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो कोई रैप लिखते थे वो खुद को घंटों तक एक रूम में बंद कर लिया करते थे। इसके बाद कुछ ही दिनों में एमिनेम का रैप गॉड ये सॉन्ग आया और इसके बाद तो इस बंदे ने कामयाबी को अपनी मुट्ठी में ही कर लिया। उन्होंने खुद के लाइफ पर बेस 8 माइल नाम की एक मूवी भी बनाई है। इसके अलावा उन्होंने 2 बेस्टसेलर किताबें भी लिखी है। वो एक रैपर के साथ साथ सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर और न जाने क्या क्या है। ये बंदा सही मायने में एक आर्टिस्ट है जिन्होंने आर्ट को एक जरिया बनाया खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और प्रूव किया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। दोस्तों जितनी मुश्किलें इस बंदे के लाइफ में थी उतनी शायद ही किसी के लाइफ में होगी, और अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद ये बंदा डटकर खड़ा रह सकता है तो ट्रस्ट मी, तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो। अगली स्टोरी आप किस पर सुनना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना।